अगर लैंगिक जनन की परिघटनाओं के बारे में बात की जाए तो लैंगिक जनन में अलग अलग परिघटनाएं होती हैं अलग अलग समय पे, मतलब अलग अलग इवेंट होते हैं। तो तीन मेन चीज़ों में हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं। मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन के बाद। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जैसे हम बात कर चुके हैं कि युग्मक आपस में आते हैं और जुड़ जाते हैं या संलयन हो जाता है उनका, तो इसे हम कहते हैं निषेचन। लेकिन निषेचन से पहले वो युग्मक निर्मित भी होंगे, वो गैमीट फॉर्म होंगे अलग अलग ऑर्गन्स में या अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, मतलब मेल में और फीमेल में। तो मेल में ये बनेंगे अलग कोशिकाएं के फॉर्म में और फीमेल में अलग। ये जो प्रोसेस होती है ये कैसी होती है, अर्धसूत्री जनन के द्वारा होती है। अर्धसूत्री जनन मतलब जहां पर क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। ठीक, क्रोमोसोम नंबर आधे हो गए, जैसे मान लो ह्यूमन है तो 46 क्रोमोसोम है और वो अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद कितने बचेंगे, 23 क्रोमोसोम बचेंगे। उसी तरह से फीमेल में 23 क्रोमोसोम बचेंगे। अब ये 23 और 23 आके फिर से बनाएंगे 46 क्रोमोसोम। तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन इसलिए जरूरी है ताकि अगली पीढ़ी में हम गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर रख सकें। अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे इंसान में 46 गुणसूत्र हैं और तो मेल और फीमेल में दोनों में 46 होंगे। अगर ये आके डायरेक्ट जाइगोट बना दें तो क्या होगा, 92 गुणसूत्र बन जाएंगे, जिससे बहुत खतरनाक म्यूटेशन हो जाएगा और इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी कंडीशन क्या है, 46 क्रोमोसोम वाली है। तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होना जरूरी है ताकि पीढ़ी में अगली पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम की या गुणसूत्रों की संख्या निरंतर स्थिर बनी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। अलग अलग अंग होते हैं, जैसे कि जो शुक्राणु है या स्पर्म वो टेस्टिस में फॉर्म होते हैं, जिन्हें वृषण कहा जाता है। इसके बाद जो फीमेल गैमीट है जैसे एग, ये कहाँ फॉर्म होते हैं, अंडाशय में विकसित होते हैं, जैसे ओवरी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से युग्मक निर्मित होते हैं। फिर इसके बाद नर और मादा में अगर युग्मक निर्मित हो गए तो उनको एक दूसरे के पास आना पड़ेगा, तभी तो वो जुड़ पाएंगे। तो पास कैसे आएंगे, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक एग देख रहे हैं आप, ठीक है, जो फीमेल में एग निर्मित हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर है स्पर्म। अब ये निर्मित हो गए, लेकिन ये एक दूसरे के पास कैसे आएंगे, तो आप देख रहे हैं स्पर्म के पास एक टेल है, मतलब पूंछ है एक बहुत लंबी, जिसके थ्रू ये तैरता हुआ पहुंच जाएगा, चलता हुआ। लेकिन एग के पास कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी कोशिका है, स्पर्म से बड़ी है, लेकिन उसके पास चलने के लिए कोई अंग नहीं है। तो स्पर्म जाता है कहाँ पर, एग के पास। अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में जो परागकण होते हैं या जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो चल के जाते हैं कहाँ पर, मादा की तरफ या फीमेल ऑर्गन्स की तरफ, और जिसे कहा जाता है वर्तिकाग्र। उस वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा पर जाकर गिर जाते हैं, जिसे कहा जाता है पॉलिनेशन। अब फिर वहां से गैमीट्स चलता हुआ पोलन ट्यूब बनाकर अंदर की तरफ पहुंचता है और फिर फ्यूजन करता है। तो इस तरह से युग्मक बनना ही काफी नहीं है, युग्मक का स्थानांतरण होना भी जरूरी है। तो पौधों और जंतुओं में ये अलग अलग तरह से होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें युग्मक के बारे में हम बात कर रहे थे, फिर इसके बाद निषेचन, युग्मक बन गए और इनके बीच में क्या होगा, अब निषेचन मतलब ये आकर जुड़ जाएंगे। तो नर और मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। इसके लिए क्या होना चाहिए, मतलब जो नर और मादा है वो पास पास आएंगे जहां पर पॉसिबल है। ठीक है, तो नर और मादा जैसे कि जो जंतु हैं उनमें क्या होता है, जनन होता है, इसीलिए जिसे कपुलेशन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, जिसे संभोग भी कहा जाता है, कपुलेशन मेथड जिसे कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है, मेल और फीमेल पास पास आ सकते हैं और जुड़कर एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे जीवन की प्रथम कोशिका कहा जाता है, और ये आगे चलकर विकसित होगी और एक नए जीव का निर्माण करेगी। फिर इसके बाद निषेचन पश्च घटनाएं। अब निषेचन हो गया, एक कोशिका बन गई 2n कोशिका। अब ये आगे क्या करेगी, युग्मनज तो निर्माण हो ही गया है। ठीक है, फिर इसके बाद ये भ्रूणोद्भव मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस करेगी। जो एक कोशिका है ये बार बार विभाजित होकर एक बहुत बड़ी संरचना बनाएगी, जिसमें जीवन के सारे महत्वपूर्ण अंग हो सकते हैं। वो निर्भर करेगा कि वो पादप है या मतलब पौधा है या वो जंतु है। तो जंतुओं में जंतु वाले ऑर्गन होंगे, अंग होंगे, और पौधों में उनके
पेरेंट्स जैसी सारी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। अलग अलग पौधों और जंतुओं में ये अलग अलग फेज हो सकता है कि कितना समय कहाँ पर भ्रूण के विकास में लगेगा। यहाँ पर आप जैसे फेटल डेवलपमेंट देखें तो ये ह्यूमन की बात चल रही है। ये मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जहाँ पर पूरे के पूरे हैं। अंदर की तरफ यहाँ से स्पर्म जाएंगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट आगे चलकर और ज़्यादा विभाजित होगा और धीरे धीरे ये एम्ब्रियो बनाएगा, मतलब भ्रूण बनाएगा। और एक पूर्ण विकसित भ्रूण 9 महीने के बाद माँ के गर्भ से जन्म लेता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद अगर हम बात करें प्रजनन काल के आधार फेटल डेवलपमेंट, इसी इमेज को अगर हम और बड़ा कर दें तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। सबसे पहले ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, यहाँ से एग फर्टिलाइज होगा। आप देख रहे हैं कि एक एग को कई सारे स्पर्म घेरे हुए हैं। तो मेल और फीमेल गैमीट मतलब नर और मादा युग्मक मिलके क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। ये 2 सेल आगे 4 बनाएंगी, 4 से 8 बनेंगी, 8 से 16, और फिर इसके बाद एक नई स्ट्रक्चर बनती है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। इसके बारे में अपन बात करेंगे जब हम नर प्रजनन के बारे में बात करेंगे या मानव प्रजनन के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद ये फीटस जिसे भ्रूण कहा जाता है, ये भ्रूण धीरे धीरे विकसित हो रहा है। पहले 5 हफ्ते का है, फिर 10 हफ्ते का, 20 हफ्ते के बाद कैसा होगा, 40 के बाद, और एक पूर्ण विकसित जो भ्रूण जन्म लेगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो इस तरह के डेवलपमेंटल फेजेस होती हैं अलग अलग। अब हम बात करें सबसे पहले युग्मनज के बारे में, मतलब निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में कि निषेचन से पहले क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले युग्मक जनन, वही बात लैंगिक प्रजनन के समय बनने वाली 2 आगुणित कोशिकाएं जिन्हें हैप्लॉइड कोशिकाएं कहा जाता है। नर और मादा दोनों कोशिकाओं की बात यहाँ पर की जा रही है। हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर इनमें आधे होते हैं और अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा जो निर्मित होते हैं। फिर इसके बाद जो आप देखेंगे युग्मक प्रायः एक प्रजाति के अलग अलग जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, मतलब नर और मादा। किंतु कुछ जीवों में एक ही जीव नर और मादा दोनों प्रकार के युग्मक निर्मित कर सकते हैं। मतलब जैसे हम देखते हैं कि जो मानव है उसमें नर अलग है और मादा अलग है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें नर और मादा अंग एक ही जीव शरीर पर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप पुष्पों की बात करें तो कुछ जो पुष्प हैं उनमें मादा अंग और नर अंग दोनों युग्मक निर्मित कर सकते हैं एक ही पौधे के द्वारा, मतलब एक ही पुष्प के द्वारा, क्योंकि उस पुष्प पर नर अंग भी हैं और उसी पर मादा अंग भी है। अगर जीवों के बारे में बात की जाए तो कई सारे ऐसे जीव हैं जिन पर नर और मादा अंग एक ही जीव शरीर पर होते हैं। जैसे कि आपने जो केचुआ देखा होगा बारिश के समय पर, जैसे क्या कहा जाता है, अर्थवर्म कहा जाता है। तो ये हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब उभय लिंगाश्रयी इनको बोला जाता है, जहां पर नर व मादा अंग दोनों साथ साथ एक ही जीव शरीर पर होते हैं। तो ये नर अंग से क्या कर सकता है, नर युग्मक बना सकता है, मादा अंगों से मादा युग्मक बना सकता है, और उनके बीच में संलयन होकर एक नए युग्मनज का निर्माण होगा और नया जीव निर्मित करेंगे। तो वही बात की जा रही है कि कुछ जीव लेकिन ऐसे भी हैं जहां पर एक ही जीव में मेल भी है और एक ही जीव में फीमेल भी है। तो 2 अलग तरह की कोशिकाएं यहाँ पर निर्मित हो सकती हैं और दोनों आगे चल के मिल जाएंगी, जिससे क्या कहा जाएगा, जाइगोट कहा जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें युग्मक की तो युग्मक कैसे निर्मित होता है, अर्धसूत्री विभाजन से निर्मित होता है, और जो कोशिका युग्मक बनाती है उसे क्या कहा जाता है, युग्मक मात्र कोशिका कहा जाता है या मियोसाइट्स इनको कहा जाता है। ठीक है, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, फिर से वही बात रिपीट करेंगे, एक कोशिका से 4 कोशिकाएं निर्मित होती हैं, और यहाँ पर जो गुणसूत्र नंबर है वो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। फिर इसके बाद युग्मक के प्रकार कि किस तरह के युग्मक किस तरह के जीव में निर्मित होते हैं, उसके आधार पर युग्मक कितने तरह के हो सकते हैं। मेनली 2 तरह के युग्मक हो सकते हैं, एक है समयुग्मक और एक है विषम युग्मक। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है या जो विभाजन किया गया है ये युग्मकों की संरचना के आधार पर है कि जो 2 नर और मादा युग्मक निर्मित हुए हैं वो आपस में कैसे दिखते हैं। तो समयुग्मक जो युग्मक एक जैसे दिखते हैं, चाहे नर हो चाहे मादा, अगर दोनों युग्मक एक जैसे दिख रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, समयुग्मक या आइसोगैमेट्स कहते हैं इनको। और जो ये स्टेज है इसे क्या कहते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक को आइसोगैमस। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो 2 गैमेट आप देख रहे हैं
इनमें से एक मेल है और एक फीमेल है, लेकिन दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल हूबहू एक जैसे। ना उनकी संरचना अलग है, ना उनका आकार अलग है, और ना ही उनके पास जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, सब बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एल्गी, और एल्गी में भी क्या है, क्लेडोफोरा, इसके आप गैमीट यहाँ पर देख रहे हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें विषम युग्मक के बारे में, विषम युग्मक मतलब नर और मादा युग्मक एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, दोनों को इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे आपकी इनमें से कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल, लेकिन विषम युग्मकों में आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा जो युग्मक है वो नर है, कौन सा मादा है, क्योंकि आकारिक रूप से असमान होते हैं बिल्कुल एकदम से। नर अलग होता है बिल्कुल और मादा अलग अलग होती है। जैसे आप ये जो दूसरा और तीसरा यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, तो दूसरे डायग्राम में हमने देखा कि एक जो गैमीट है जो वो बहुत बड़ा है और जो दूसरा गैमीट है वो बहुत छोटा है। तो ऐसा गैमीट जो बहुत बड़ा होता है कंपैरेटिवली वो क्या कहलाता है, फीमेल गैमीट कहलाता है, और जो मेल गैमीट होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है ये क्या का एग्जाम्पल है, फ्यूकस। फ्यूकस एक एल्गी होता है, मतलब एक शैवाल ही है, उसका ये उदाहरण है जहाँ पर मादा को जो युग्मक है वो बड़ा है और नर युग्मक बहुत छोटा है। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड जो उदाहरण आप देख रहे हैं इनमें एक ओवम बना है और एक स्पर्म, मतलब इंसान की बात चल रही है, ह्यूमन की बात चल रही है। तो ओवम के बारे में हमने बताया था कि बड़ा होता है, स्पर्म छोटा होता है साइज में और शेप में, लेकिन स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है क्योंकि इसके पास टेल होता है और टेल में जो क्या है फ्लैजिलरी सेगमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ओवम एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल पाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, विषम युग्मक कहा जाता है। और इनका फर्टिलाइजेशन किसके थ्रू होता है, स्पर्म जाएगा ओवम के पास और उसको फर्टिलाइज करने का काम करेगा। तो हेटेरोगैमीट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर के बेसिस पर गैमीट्स के दो प्रकार हैं, मतलब युग्मक के दो प्रकार हैं। फिर इसके बाद युग्मक को का निर्माण हुआ है, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा तभी उनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, अन्यथा युग्मक का बनना व्यर्थ हो जाएगा। तो युग्मक स्थानांतरण मतलब गैमीट ट्रांसफर, नर और मादा युग्मक अपने निर्माण स्थान से एक दूसरे की तरफ जाते हैं। तो नर अलग है, मादा अलग है, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। वो कंडीशन अलग है कि एक प्लांट है जहां पर मेल और फीमेल दोनों ही मौजूद है साथ में, लेकिन वहां भी मेल से फीमेल की तरफ मूवमेंट तो होगी ही, चाहे थोड़ी हो या चाहे ज़्यादा हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग, तो प्लांट्स में जो पॉलन या गैमीट ट्रांसफर है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। और यहाँ पर इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, इसे हम गैमीट ट्रांसफर ही कह देते हैं। तो पॉलिनेशन में क्या है, आप दो अलग अलग पौधे लेके चल रहे हैं। हम अभी मान रहे हैं कि एक जो पौधा है इसके पास मेल गैमीट है और इसके पास फीमेल गैमीट है, तो यहाँ पर परागकण निर्मित हुए जिन्हें पॉलन कहा जाता है, और इसे किसी एजेंसी या किसी भी जीव, हवा, वायु, पानी द्वारा कहीं भी ले जाया जा रहा है दूसरे प्लांट के पास। तो मान लो यहाँ पर हम एक हनी बी मतलब मधुमक्खी के द्वारा लेके जा रहे हैं पॉलन को, और हमने उस पॉलन ग्रेन को लाकर छोड़ दिया कहाँ पर, वर्तिकाग्र, जिसे स्टिग्मा भी कहा जाता है। तो एक पौधे से दूसरे पौधे की तरफ हम जब नर युग्मकों को ले जाते हैं तब उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन। ठीक है, या बहुत सिंपल शब्दों में कि पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों को ले जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। इसके बाद ये जो गैमीट हैं ये अंदर की तरफ जाएंगे और फिर इसका निषेचन करने का काम करेंगे। इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बीच में एक एग है, मतलब फीमेल गैमीट है। ठीक है, और इसके चारों तरफ कई सारे स्पर्म घूम रहे हैं। तो ये कैसे आएगा, ये कपुलेशन, मतलब जब नर और मादा आपस में या पास पास आते हैं या आपसी शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब क्या होता है, यहाँ पर गैमीट का ट्रांसफर होता है मेल से फीमेल की तरफ। ठीक है, क्योंकि जो मेल गैमीट है या स्पर्म है वही एक जगह से दूसरी जगह चलकर जा सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें निषेचन के बारे में, क्योंकि युग्मक बन गए, युग्मक का स्थानांतरण भी हो गया है, अब इनके बीच में क्या होगा, इनको जुड़ना होगा आपस में। तो जब इनका संलयन हो जाता है, संलयन के बाद क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होता है। तो इस
प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। अच्छा, इसको एक वर्ड और दिया जाता है जिसे कहते हैं सिनगेमी या संलयन जिसे कहा जाता है, फ्यूजन भी कहा जाता है इसे। तो इसके कई सारे नाम हैं, अलग अलग नामों से इनको कभी कभी कंफ्यूज किया जा सकता है क्वेश्चन पेपर में। इसे फ्यूजन कहा जाता है, इसे सिनगेमी भी कहा जाता है, इसे फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। तो इसके प्रकार अलग अलग हैं। अब प्रकार कैसे? बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब होता है कि जब जीव शरीर के बाहर दोनों युग्मक मिलते हैं। क्या है कि कोई भी युग्मक जो निर्मित होगा वो कहाँ निर्मित होगा? शरीर के अंदर निर्मित होगा। लेकिन अगर ये युग्मक जाके जुड़ते हैं कहाँ पर? शरीर के बाहर, तब इसे कहा जाता है बाह्य निषेचन। तो इसके लिए क्या करना होगा? जो मादा है वो अपने युग्मक शरीर से बाहर निकालेगी और जो नर है वो भी अपने युग्मक शरीर से बाहर निकालेगा और वातावरण में इनके बीच में निषेचन होता है। इसे क्या कहा जाता है? बाह्य निषेचन कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या है? मछली और मेंढक जैसे जीव, जो जलीय जीव है मोस्टली, उनमें क्या कहा जा सकता है कि बाह्य निषेचन आपको कहां पर देखने मिल सकता है? जो जलीय जीव है वहां पर। तो जैसे अगर हम मान लो मेंढक की बात करें तो मेंढक क्या करेगा? यहां पर आप देख रहे हैं एक मेल है और एक फीमेल है। तो फीमेल क्या करती है? वाटर में अपने एग रिलीज कर देती है, बहुत सारे अंडे रिलीज कर देती है और एग उनको क्या करता है? निषेचन करने का काम करता है। मतलब उन एग के पूरे बंच पर अपने स्पर्म रिलीज कर देता है, अपने शुक्राणु रिलीज कर देता है, ठीक है। और उसके बाद उनके बीच में फ्यूजन होता है और वो जुड़ते हैं, ठीक है। स्पर्म्स एंड एग्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर। दोनों तरह के युग्मकों को पानी में छोड़ दिया जाता है और उनके बीच में फिर निषेचन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक खासियत ये है कि इनके क्या फायदे हो सकते हैं बाह्य निषेचन के, या क्या नुकसान है? तो यहाँ पर नुकसान ज़्यादा है। नुकसान इस तरह से ज़्यादा है कि जो युग्मनज बाहर बन रहे हैं उनके लिए वातावरण से खतरा ज़्यादा है। कई ऐसे जीव हो सकते हैं जो उनको खत्म कर सकते हैं या उनको अपना आहार बना सकते हैं। पर्यावरण की कंडीशंस, कभी ज़्यादा बाढ़ आ जाए तो अगर वो बह गए तो उनका अस्तित्व, यहाँ से जो जीव निर्मित होते हैं उनके अस्तित्व पर बहुत खतरा होता है। क्योंकि मान लो अगर ये निर्मित भी होगा, ये विकसित हो गया और यहाँ से भ्रूण बना, तो ये अपने जन्म के साथ ही पूरे वातावरण के संपर्क में आ जाएगा और वहाँ से उसे कई शिकारी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। मतलब वातावरणीय परिस्थितियाँ उसको अपने जन्म से ही झेलनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से उसकी जीवन अवधि कम हो सकती है या हो सकता है कि वो अपनी परिपक्वता तक पहुंच ही ना पाए। ऐसे जो यहाँ पर जीव आप देखेंगे, इसके बारे में आगे हम और चर्चा करेंगे, जिन्हें कहा जाता है कि अंडे देने वाले जीव होते हैं या जो भी है, उनके बारे में थोड़ी चर्चा विस्तार से करेंगे आगे। इसके बाद अगर देखा जाए आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन मतलब जीव के अंदर, जीव शरीर के अंदर जब निषेचन होता है तब उसे क्या कहा जाता है? आंतरिक निषेचन कहा जाता है। अभी तक आप देख रहे थे शरीर से बाहर, अब जब शरीर के अंदर ही युग्मक बने हैं और शरीर के अंदर ही वो मिल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए अंग हो सकते हैं अलग से या एजेंसी हो सकती है कि आप उन गैमेट को कैसे फ्यूज कराओगे। जैसे कि हमने बताया कि नर और मादा के बीच में वही प्रोसेस क्या कहलाती है? संभोग, या उसको कपुलेशन कहते हैं, और प्लांट्स में वो क्या होती है? पॉलिनेशन होती है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे अगर उदाहरण की बात करें हम, ये प्लांट की हमने बात की है, प्लांट में फ्लावर, ठीक है। इसके 3 पार्ट हैं, जैसे हमने बताया था वर्तिकाग्र, जहां पर परागकण आकर गिरते हैं बहुत सारे। फिर इसके बाद वर्तिका, एक वर्तिका मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, हॉलो ट्यूब। फिर इसके बाद नीचे होती है ओवरी। ओवरी मतलब अंडाशय, जहां पर अंड कोशिका होती है, काय के अंदर? बीजांड के अंदर, ठीक है। बीजांड के अंदर अंड कोशिका होती है। अब यहाँ पर पोलन ग्रेन गिरे मतलब परागकण गिरे। अब परागकण के अंदर क्या है? कोई जो, जैसे अगर हम परागकण की बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। ये नर युग्मक अब चल के कहाँ जा रहा है? ये ट्यूब बनाएगा, एक यहाँ से ट्यूब बनाई इसने, और ये नर युग्मक यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और ये ट्रेवल करेंगे किसके थ्रू? ये ट्रेवल करेंगे स्टाइल मतलब वर्तिका के थ्रू। ये ट्रेवल करते हुए नीचे पहुंचेंगे और यहाँ से बीजांड में प्रवेश करके अंड कोशिका को निषेचित करने का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी की सारी चीजें कहाँ हो रही हैं? अंगों के अंदर हो रही हैं, जीव शरीर के अंदर हो रही हैं। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आंतरिक निषेचन कहा जाता है। अब आंतरिक निषेचन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि सुरक्षा मिलेगी आपको पूरी, और जो मतलब पूरा पोषण है आपको कहाँ से मिलेगा? जीव शरीर से। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हुआ
तो अब आपको जीव शरीर से कोई पोषण नहीं मिलेगा। जो एग है उसी में उसी में पूरा पोषण या नॉरिशमेंट रहेगा जो आपको पूरे विकास तक हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पर आप क्या है कि जीव शरीर से डायरेक्टली जुड़े हुए, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, और आपको पूरा का पूरा जो पोषण है वो कौन प्रोवाइड कराएगा? जीव शरीर प्रोवाइड कराएगा। इसके एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं, सरीसृप हैं, पक्षी हैं, स्तनधारी हैं, पादप हैं, प्लांट्स हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज यहां पर क्लियर कर दें कि जरूरी नहीं कि जिस जीव में आंतरिक निषेचन होगा वो हमेशा बच्चे को जन्म देगा। जैसे आप रेप्टाइल की बात कर रहे हैं, जैसे हम सांपों की बात कर रहे हैं, तो इनके में निषेचन तो अंदर होता है, शरीर के अंदर ही दोनों युग्मक मिलेंगे, लेकिन जब वो पूरी तरह से विकसित हो जाएगा भ्रूण के रूप में, ये क्या करेगा? उसको अंडे के तौर पर बाहर जन्म देता है। वो अंडा थोड़ा और ज्यादा विकसित होगा और फिर एक नए जीव के तौर पर बाहर आता है। तो आंतरिक निषेचन होना इस चीज के लिए कतई जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि ये आगे जाके सिर्फ जीव ही बनाएगा। हो सकता है ये अंडे देने वाले जीव के तौर पर विकसित हो, ठीक है, ये अंडे देता हो, या हो सकता है कि ये जीव निर्मित करता हो, जैसे इंसान। तो यहाँ पर आंतरिक निषेचन होता है लेकिन जन्म बच्चे के तौर पर होता है। सांप जैसे कि आंतरिक निषेचन होता है लेकिन ये अंडे देने वाला जीव है, ठीक है। तो फिर इसके बाद अगर हम बात करें निषेचन पश्च घटनाएं, कि निषेचन हो गया है, इस निषेचन के बाद क्या होगा? सबसे पहले तो जाइगोट का निर्माण होगा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जाइगोट का निर्माण होगा, मतलब दोनों कोशिकाएं मिल गई हैं, एक द्विगुणित संरचना बनाती हैं। द्विगुणित संरचना का मतलब क्या होता है कि 2n आगुणित स्पर्म था या आगुणित मेल गैमीट था और आगुणित फीमेल गैमीट था, दोनों आके मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? 2n बनाएंगे, मतलब द्विगुणित संरचना, ठीक है। अब उच्च पादप और जो जंतु होते हैं उनमें समसूत्री विभाजन द्वारा जीव निर्माण होता है, मतलब ये जो युग्मनज है ये निर्मित हो गया, अब ये आगे कोशिकाएं निर्मित करेगा और ज्यादा। लेकिन अब जो ये विभाजन करेगा ये कैसा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। लेकिन आगुणित जीवों में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जीव निर्माण। अब ये थोड़ा सा अलग केस है। कैसे? जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो जीव 2n है या द्विगुणित है, जैसे मान लो यहाँ पे द्विगुणित जीव हैं, और तो ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बना सकते हैं? n और n बना सकते हैं इजीली। लेकिन कोई जीव ऐसा है जिसके पास शुरुआत से ही आगुणित गुणसूत्र है, ठीक है, तो अब आप इसमें अर्धसूत्री विभाजन कैसे करोगे? अब n/2 तो कर नहीं सकते क्योंकि उसके दो सेट बन ही नहीं सकते, वो हमेशा आगुणित के तौर पर ही रहेगा। तो आप यहाँ पर जो युग्मक निर्माण है वो कैसे होगा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। समसूत्री कोशिका विभाजन मतलब जहां पर गुणसूत्र संख्या हमेशा बराबर रहती है। तो यहां पर समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा क्या हो गया? गैमीट का निर्माण हो गया। अब जब यहां पर इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा या संलयन होगा तो ये क्या बना देंगे? 2n बनाएंगे। लेकिन जो जीव है वो तो हमेशा n है ना, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस 2n से n तक पहुंचने के लिए, मतलब ये अभी जाइगोट है, जाइगोट से अभी भ्रूण नहीं बना है, अब ये जब भ्रूण बनने के लिए जाएगा तो क्या होगा? यहां पर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा और ये क्या बनाएगा? स्मॉल n और स्मॉल n, मतलब इसने अपनी आगुणित अवस्था को फिर से क्या कर लिया है? गेन कर लिया है, फिर से प्राप्त कर लिया है। क्योंकि चाहे हालात कोई भी हो ये अपनी गुणसूत्रीय संरचना नहीं खो सकता। तो पहले ये हैप्लॉइड था, गैमीट बनाने के लिए इसने क्या किया? समसूत्री विभाजन किया, लेकिन जब n और n जुड़ जाएंगे तो 2n बन जाएंगे, लेकिन 2n ये हो नहीं सकता, तो ये आगे जाके क्या कर सकता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन करेगा और जो आगुणित संरचनाएं हैं वो प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह के दो केसेस यहाँ पर हो सकते हैं जिसके बारे में अपन ने बात की। अब जैसे अगर जाइगोट के बारे में हम बात करें तो ये है जाइगोट, एग है ये, और ये क्या है? स्पर्म है। दोनों आके मिले और क्या बनाया? एक जाइगोट बनाया। और ये कैसी संरचना है? 2n है और इसके पास 46 क्रोमोसोम है, इसके पास 46 गुणसूत्र हैं। पहले दोनों पास पास आएंगे और दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। स्पर्म एंटर कर जाएगा, मतलब अभी तो ये आप इतना देख पा रहे हैं, स्पर्म और अंदर एंटर कर जाता है। जो इसका केंद्रक होगा ना 23 गुणसूत्र वाला, ये यहां से निकलेगा और कहां पहुंच जाएगा? अंदर की तरफ पहुंच जाएगा। और अंदर की तरफ जो उसका अंड है जिसके पास 23 क्रोमोसोम है, ये दोनों मिल जाएंगे और बनाएंगे एक जाइगोट, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें
अगले पार्ट के बारे में कि पहला तो था युग्मनज का निर्माण, फिर उसके बाद है भ्रूणोद्भव। पहली कोशिका बनी थी सिर्फ, युग्मनज मतलब जीवन की पहली कोशिका है। इसके बाद ये और आगे विकसित होगा, ठीक है, आगे विकसित होगा तो क्या करेगा, बहुत सारी कोशिकाएं बनाएगा कोशिका विभाजन के द्वारा, ठीक है। लेकिन कोशिकाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं है ना, आप अपने जैसे अंदर देखो तो कई तरह की कोशिकाएं हैं। जैसे मस्तिष्क की कोशिकाएं अलग हैं, जैसे जो ब्लड है उसकी कोशिकाएं अलग हैं, रक्त कोशिकाएं अलग हैं, पूरे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में अलग कोशिकाएं हैं, जो अंदर की तरफ सिस्टम है पूरा आपका, जितने भी तंत्र हैं उनमें अलग अलग तरह की कई कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर पहले बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी, कोशिका विभाजन होगा, लेकिन उनके बीच में विभेदीकरण भी होगा कि आपने 4 कोशिकाएं तो बना ली, लेकिन आप अभी डिसाइड क्या करोगे कि कौन सी कोशिका क्या काम करेगी। तो आपको इनको डिवाइड करना पड़ेगा कि ये जो कोशिका ए है ये काम करेगी रक्त का, ये जो दूसरी कोशिका है ये कैसे रिलेटेड काम करेगी, ये माइंड से रिलेटेड या न्यूरॉन से रिलेटेड काम करेगी, जो तीसरी कोशिका है ये अलग किसी काम का निर्वहन करेगी। तो इस तरह से बहुत सारी कोशिकाएं निर्मित होंगी और उन सभी के दायित्व दिए जाएंगे, जिसे कहा जाता है लेबर डिवीजन या श्रम विभाजन, ठीक है। जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं, आप लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा होगा कि यूकैरियोटिक जीव कोशिकाओं में श्रम विभाजन पाया जाता है, मतलब हर एक कोशिका का दायित्व निर्धारित है कि ये कोशिका आगे चलकर ये काम करेगी, ठीक है। तो कोशिका विभेदीकरण होगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो जाइगोट है जहां पर सिर्फ एक कोशिका है, फिर इसने अंदर की तरफ बहुत सारी कोशिकाएं ये निर्मित कर ली हैं और एक स्ट्रक्चर बना ली है, जिसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टुला। आप देख रहे हैं ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ठीक है, और ये आगे चलकर क्या बनाएगा, फीटस बनाएगा 9 महीने के बाद, जिसके पास सारे के सारे अंग होंगे। इसके पास पाचन तंत्र भी होगा, इसके पास श्वसन तंत्र भी होगा, इसके पास उत्सर्जी अंग भी होंगे, और इसके पास क्या होगा, बेहतर मतलब विकसित जिसे कह सकते हैं मस्तिष्क होगा, ठीक है, तंत्रिका तंत्र होगा इसके पास। तो सारी चीजें इसके पास होंगी, क्योंकि सेल डिवीजन हुआ है, मतलब कोशिका विभाजन हुआ है, फिर इसके बाद कोशिका विभेदीकरण भी यहाँ पर हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि जो युग्मनज निर्माण हो रहा है, हाँ, युग्मनज के विकास के आधार पर जीव कितने तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के हो सकते हैं। युग्मनज का विकास हो गया, आगे भ्रूण बनेगा, फिर इसके बाद 2 तरह के जीव हो सकते हैं, कौन कौन से, एक है अंडप्रजक जीव और एक है सजीव प्रजक, मतलब ओविपेरस एंड विविपेरस। ऐसे जीव जो अंडे उत्पन्न करते हैं या जो अंडे देते हैं, और उन अंडे के थ्रू क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण होगा। वो क्या कहलाएंगे, सारे जीव ओविपेरस या अंडप्रजक कहलाएंगे। लेकिन ऐसे जीव जो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं वो क्या कहलाएंगे, सजीव प्रजक। जैसे कि आप देखें, जो भी आप सामने अपने जानवर देखते हैं, जैसे गाय है या कुत्ता है या इंसान है, ये सारे कहाँ आएंगे, सजीव प्रजक में आएंगे, ठीक है। आप उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मुर्गी बहुत फेमस है जो अंडे देती है, छिपकली है, या फिर इसके अलावा आप दूसरे जो जीव देखते हैं जैसे रेप्टाइल में सांप है, या फिर आप देखें कछुए को, तो कछुआ भी क्या करता है, अंडे देता है। तो इस तरह ऐसे कई सारे जीव हैं। जैसे जलीय वातावरण में आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे जीव मिलेंगे जो अंडे देने का काम करते हैं। जैसे विविपेरस के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले इंसान यहाँ पर बना हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एक बाघ की आप तस्वीर देख रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी स्तनधारी आप मोस्टली देखें तो वो कैसे होंगे, बच्चों को जन्म देने वाले होंगे, सारे स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन एक यहाँ पर अपवाद है, एक्सेप्शन है यहाँ पर। ये आप जो जीव देख रहे हैं ये स्तनधारी है, लेकिन ये अंडे देता है। एकमात्र अंडे देने वाला स्तनधारी जिसका नाम है डकविल प्लेटिपस। यहाँ पर आप देखें इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी अजीब सी होती है, सामने की तरफ बहुत लंबी चोंच होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, अंडे देता है, और जबकि स्तनधारी है, स्तनधारियों की सारी विशेषता इसके पास है, लेकिन ये सजीव प्रजक नहीं है। अब अगर हम बात करें अंड प्रजक की क्या खासियत है, तो अंड प्रजक जो जीव हैं वो एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड होते हैं, शुरुआत से ही उनको वातावरण की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो जो अंड प्रजक जीव हैं ये बहुत सारे अंडे देते हैं, क्योंकि इनकी जो मतलब कह सकते हैं कि आगे अस्तित्व बचाए रखने की क्षमता है वो बहुत कम होती है। तो आपको अपनी स्पीसीज आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे जीवों को जन्म देना होगा,
क्योंकि जैसे मान लो 100 अंडे हैं तो उनमें से 80 या 90 एनवायरमेंटल कंडीशंस या शिकारियों के हाथे लग जाएंगे, बाकी बचेंगे जो एक नए जीव के तौर पर निर्मित हो पाएंगे। जो अंडे देने वाले जीव हैं वहाँ पर रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा है। क्या है कि वातावरण का खतरा बहुत ज़्यादा है, वहाँ शिकारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शुरुआत से ही वो बिल्कुल वातावरण में एक्सपोज होते जाते हैं, एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो अडेप्टेशन है यहाँ पर वो क्या है कि जो ये अंडे होते हैं ये सख्त आवरण से घिरे होते हैं, जैसे कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग। ठीक है, जो हार्ड होती है, आपने किसी भी अंडे को देखा होगा तो सबसे बाहर एक कवरिंग, बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है, जिसे क्या कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके थ्रू क्या कर पाते हैं, एनवायरनमेंट से में सर्वाइव कर पाते हैं। फिर इसके अंदर की तरफ पूरा नॉरिशमेंट भरा होता है ताकि वो अपने पूर्ण विकसित होने तक क्या कर पाए, आसानी से सर्वाइव कर पाए। तो जो बाहर की तरफ आप लेयर देख रहे हैं ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अंदर की तरफ बहुत सारा कंटेंट भरा होता है जिसे क्या कहा जाता है, योग कहा जाता है या अंडपीत कहा जाता है, जो कि उनको डेवलप होने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो शिकारियों की संख्या है वो तो बता ही रहे हैं, जैसे एनवायरमेंटल चैलेंज है, जैसे टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो ये कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं जिसकी इनसे बचने के लिए ये क्या करते हैं कि बहुत सारे संख्या में अंडे देते हैं ताकि उनमें से कुछ तो बच ही जाएं। जैसे आप कछुए को देखेंगे कि जो ब्रीडिंग सीजन होता है उसमें हजारों लाखों के नंबर्स में क्या किए जाते हैं, एग लेइंग की जाती है, पूरा समुद्र का जो तट होता है वो वहाँ पर भर जाता है, वहाँ से फिर वो डेवलप होते हैं। लेकिन जो बाज हैं या कोई भी बड़े जीव हैं उनको शिकार बना लेते हैं। तो जो परसेंटेज है 100 में से 10% पूरी जो आबादी है उनकी वो बच पाती है, एक नई जो प्रोजेनी डेवलप हुई है, और वो रेंगते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, समुद्र में पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पर विकसित होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, इनको शुरुआत से ही इस तरह से विकसित होना होगा ताकि ये अपने आसपास की परिस्थितियों का सामना कर पाएँ। इसके उलट अगर आप देखेंगे जो सजीव प्रजग हैं यहाँ पर ये हमेशा अपने जो इनके पेरेंट्स हैं या जो इनकी मदर पेरेंट है उससे ये हमेशा अटैच रहते हैं, और पूरा का पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम कौन करती है, मदर करती है, पूरी सिक्योरिटी वो उसे देती है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस बहुत सेंसिबल आप कह सकते हो कि बहुत अच्छे तरह से मैनेज है। और यहाँ पर मतलब जैसे उदाहरणों की बात करें तो इंसान जहाँ 9 महीने तक वो गर्भ में रहता है, फिर उसके बाद धरती पर आता है। तो इस बेसिस पर युग्मनज का जो विकास है वो किस तरह से होता है उसके आधार पर ये 2 तरह के होते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। इनके एग्जाम्पल्स के बारे में हमने बात की। फिर इसके बाद हम देखें कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। जो हमने अभी तक 2 प्रोसेसेस के बारे में बात की है इस चैप्टर में, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, ये कैसे अलग हैं एक दूसरे से। तो सबसे पहली जो बात है वो क्या है, युग्मक निर्माण मतलब गैमेटोजेनेसिस, वो लैंगिक कोशिकाएं जो आगे चलकर एक नए जीव को निर्मित करती हैं। तो अलैंगिक प्रजनन में ये अनुपस्थित होती हैं और लैंगिक प्रजनन में उपस्थित होती हैं। नर और मादा में ये दोनों अलग अलग होते हैं। निषेचन फर्टिलाइजेशन अनुपस्थित है क्योंकि भाई जब युग्मक ही फॉर्म नहीं हुए हैं तो उनके बीच में फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, लेकिन यहाँ पर युग्मक निर्मित होते हैं और दोनों पास में आके जुड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन उपस्थित है। जनक, इसी के बेसिस पर तो हम इनको डिफाइन करते हैं कि पेरेंट्स का नंबर क्या है लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में। तो अलैंगिक प्रजनन में सिर्फ एक जनक होता है जबकि लैंगिक प्रजनन में 2 जनक पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कोशिका विभाजन भी एक बड़ा मुद्दा है भाई। कोशिका विभाजन दोनों जगह अलग अलग होता है। सबसे सिंपल काइंड का जो आप कोशिका विभाजन देखते हैं वो कहाँ पर होता है, अलैंगिक प्रजनन में होता है। ये समसूत्री हो सकता है या असूत्री हो सकता है, जिसे एमाइटोसिस कहा जाता है या माइटोसिस, दोनों तरह के कोशिका विभाजन हो सकते हैं। लेकिन जो सेल डिवीजन होगा वो लैंगिक प्रजनन में शुरुआत में मतलब गैमीट फॉर्मेशन या उसके बाद जैसे अगर हम हैप्लॉइड सेल्स के बारे में बात करें तो फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद अर्धसूत्री विभाजन होगा, मतलब कहीं ना कहीं अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर जरूर होगा। फिर इसके बाद संतति जो ऑफ स्प्रिंग है वो कैसे होगी, क्या है कि यहाँ पर किसी भी तरह की गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हुआ है, 2 पेरेंट्स आके नहीं मिले हैं, तो दोनों के डिफरेंसेस आके नहीं मिले, मतलब कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिले। तो इसी तरह से इस कारण से कोई भी यहाँ पर नया चेंज देखने आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ये आकार की मतलब दिखने में कैसे हैं या उनके गुणसूत्रों की संरचना या उनका बिहेवियर, कार्य करने का तरीका कैसा है, वो पूरा जनक के समान होगा। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, एक टर्म देते हैं जिसे कहा जाता है क्लोन। लेकिन यहाँ पर असमान होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये
जो एक प्लांट है वो एक जीव को जन्म दे दे, मतलब एक जानवर को जन्म दे दे, कोई जानवर किसी प्लांट को जन्म दे दे, लेकिन उनमें कुछ हद तक अंतर होते हैं अपने जनकों से, ठीक है। जैसे साइज में डिफरेंस हो सकता है, शेप में डिफरेंस हो सकता है, काम करने के तरीके में डिफरेंस हो सकता है, ये सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं धीरे धीरे। उनके जीन्स में डिफरेंस हो सकता है, कहीं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है। कोई भी आप जैसे जीव देखेंगे वो बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं दिखता है, तो ये किस कारण से होता है? फर्टिलाइजेशन और वेरिएशंस के कारण, ठीक है। निषेचन अनुपस्थित है, बात कर चुके हैं, उपस्थित, ठीक है। जैव विकास, एवोल्यूशन होता है मतलब विकास, एक जीव से दूसरे जीव तक का जो निर्माण हुआ है वो काय के कारण हुआ है? विकास के कारण हुआ है। विकास मतलब आप में नई चीजें इंक्लूड होती जा रही हैं, जो पुरानी है वो पीछे हटती जा रही हैं। इसलिए अगर इंसान को या हम जो बड़े विकसित जीव हैं उनको देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनके पास कई सारे नए गुण हैं जो अविकसित जीवों के पास नहीं है, ठीक है। तो ये किसके कारण हुआ है? जैव विकास के कारण हुआ है। और जैव विकास कब आता है? जैव विकास तब आता है जब विभिन्नताएं आती हैं। जब विभिन्नताएं आएंगी तभी तो नए नए कैरेक्टर आएंगे, और नए नए कैरेक्टर जब जुड़ जाएंगे बहुत सारे, तो वो क्या करेंगे? एक नई स्पीसीज या नई जाति को जन्म देते हैं। तो विभिन्नताएं यहाँ आती ही नहीं है, विभिन्नताएं नहीं आती हैं, इसलिए ये ज़्यादा सहायक नहीं है क्या में? जैव विकास में। लेकिन कुछ हद तक जब बहुत समय के बाद या कई ऐसी कंडीशंस मिल जाएं तब इनमें थोड़ा सा जैव विकास हो सकता है, और उसी के कारण नई प्रजाति निर्मित होती है। क्या है कि आप शुरुआत में देखेंगे जब सृष्टि बनी या जो भी बायोलॉजिकल एनहांसमेंट हुआ या बायोलॉजिकल एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो वहाँ पर अलैंगिक प्रजनन होगा शुरुआत में, लेकिन अलैंगिक से हम लैंगिक की तरफ आए, तो मतलब कहने का ये कि पर्यावरणीय कारकों के कारण इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ और वहीं से जैव विकास आया है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म अगर हम एक शॉर्ट टर्म में देखें तो यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा जैव विकास देखने नहीं मिलता है। लेकिन लैंगिक जनन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हर एक जनरेशन के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे और एक लंबे समय के बाद ये एक नई जीव जाति के तौर पर निर्मित हो जाएगा, जैसे इंसान जो कि चिंपैंजी से निर्मित होकर बना है। अगर बात करें प्रक्रिया के बारे में तो दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि जो प्रक्रिया है अलैंगिक प्रजनन में ये सरल और तीव्र होती है, बहुत जल्दी जल्दी इनमें विकास होता है और बहुत जल्दी ये एक नए जीव को जन्म दे सकते हैं। इनमें ना ही ऐसा है कि प्रजनन क्षमता के विकास तक ये रुके रहेंगे, बहुत जल्दी इनमें डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन इसके उलट जटिल और धीमी होती है, और आपको एक समय तक मतलब इंतजार करना होगा कि जब पूरे अंग विकसित हो जाएंगे, सारी प्रक्रियाएं विकसित हो जाएंगी, तब जनन हो पाएगा। जटिल होती है क्योंकि कोशिका विभाजन भी जटिल है और बहुत सारे अंगों का निर्माण होना है, इसलिए ये एक धीमी प्रोसेस है। फिर इसके बाद अगर उदाहरणों की बात करें तो बहुत सारे जो छोटे जीव हैं जैसे शैवाल, कवक मतलब एल्गी, फंजाई, और जो लोअर और प्लांट्स हैं, निम्न कशेरुकी हैं या लोअर वर्टिब्रेट्स, ठीक है, इन सभी में ये पाया जाता है। और उच्च श्रेणी के जो पादप और जंतु हैं इनमें क्या पाया जाता है? लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, ठीक है। तो लैंगिक प्रजनन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और अलैंगिक प्रजनन से कई मायनों में ये अंतर रखती है। बहुत सारे जीव हैं जो अलैंगिक प्रजनन से जनन करते हैं और कई सारे लैंगिक प्रजनन से।